हेलो भाई, कैसे हो आप सभी। होपफुली बहुत बढ़िया होगे और स्वागत है आप सबका एक नई वीडियो में, जिसमें हमारे साथ है कनक मैम, जिनका अभी अभी केवीएस में सिलेक्शन हुआ है। क्या बढ़िया इनके मार्क्स थे, क्या गजब इनकी इंटरव्यू की जर्नी रही, वो सारी चीजें डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो मैम स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। थैंक यू सो मच सर। और एक बार थोड़ा सा अपने बारे में ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दीजिए, कहाँ आपकी पोस्टिंग है, कितना आपका स्कोर था, बस फिर उसके बाद सारी बातें करते हैं। हेलो एवरीवन, आई एम कनक शर्मा. बेसिकली आई एम फ्रॉम न्यू दिल्ली and I'm working as a primary teacher in Kendriya Vidyalaya Narsinghpur. It's in Jabalpur region, Madhya Pradesh. I've scored 138 marks in my written exam. In my interview, I scored 56 marks out of 60. तो अब की बार में आपको नहीं लगता थोड़ा सा इंटरव्यू ने बहुत मेजर रोल प्ले किया है बच्चों के सिलेक्शन में? सर मैं ये मानूंगी, बहुत से लोग पहले कहते थे कि जब हमारा पहले वाला था कि 85% रिटर्न मार्क्स हैं, 15% इंटरव्यू है, तो रिटर्न में स्कोर कर लो, इंटरव्यू तो हो ही जाएगा. बट व्हाट आई फील कि जैसे हम एनईपी पे हमने शिफ्ट किया है, न्यू हमारी एजुकेशन पॉलिसी आई है, इस पर एक्सपीरियंशियल लर्निंग, तो हमारी टीचर्स को भी वैसे ही इक्विप करने के लिए जो केवीएस ने चेंज किया 30% शिफ्टिंग वाइड वेटेज, ये बहुत अच्छी करी. बहुत से लोगों ने कहा था रिटर्न में आप 150 160 स्कोर कर लोगे, इंटरव्यू आराम से निकल जाएगा, यू कैन गेट जॉब. बट आई हैव सीन मेनी पीपल इन रियल लाइफ आल्सो जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ. तो अब एक एक करके मैम सबसे पहले सिलेबस, पैटर्न, इन चीजों के बारे में बात करते हैं. जैसा सबसे ज्यादा हमारा आता है पेडागोजी या साइकोलॉजी, 60 मार्क्स. तो उसके बारे में थोड़ा अच्छे से बताना, कहाँ से बच्चा तैयारी कर सकता है, क्या क्या वो पूछता है, और कहाँ से फिर प्रैक्टिस करनी है, वो सारी चीजें. ठीक है, हाँ. तो पेडागोजी सबसे पहले. अगर पेडागोजी के लिए मैं पहले आऊंगी तो पहले तो जो भी आपने डिप्लोमा वगैरह किया है जहाँ से भी, उनकी जो आपने बुक्स थी, जो उसमें स्कूल लीडरशिप की थी, चाइल्ड साइकोलॉजी की थी, साइकोलॉजी की कितनी बुक्स थी, अगर आपने उनको थॉरली स्टडी किया है, सीटेट में अच्छे से पढ़ा, तो आपको जो बेसिक है, बेस जो है आपको वो आपका तैयार है, वो आपका अच्छा है, आपको उस पर प्रैक्टिस वाले. अब केवीएस में उसे थोड़ा ज्यादा पूछा जाता है, बिल्कुल. से काम चलेगा नहीं. बिल्कुल. तो मैंने जो पर्सनली अपने लिए किया था, मैंने प्रतीक्षी वाले सर की उस टाइम पे ड्यूरिंग एग्जाम बुक आई थी, स्कूल लीडरशिप उसकी, ठीक है. तो मैंने उसको सिंपली परचेज किया था. बस मेरा जितने भी फ्यूचर कैंडिडेट्स देख रहे हैं, एस्पिरेंट्स देख रहे हैं, उनको यही सजेशन है कि आप मटेरियल ज्यादा इकट्ठा करने पे फोकस ना करें. आपको जहां से समझ में आ रहा है, जिस टीचर का समझ में आ रहा है, जिस ऑथर का समझ में आ रहा है, आप उस चीज को अच्छे से पढ़िए. कई बार होता है कि शायद मुझे कोई राइटर की बुक अच्छी लग रही है, मुझे समझ में अच्छे से आ रहा है, या सर को शायद दूसरे उसकी भी अच्छी लग सकती है. तो ये आपको पर्सनली खुद डिसीजन लेना है कि आपको कहाँ से इजीली समझ में आ रहा है, बिकॉज इट विल वर्क फॉर यू ओनली. हर किसी का एक लर्निंग का वे और पैटर्न अलग होता है. इसके अलावा जैसे मेरी एक कलीग है केवीएस में ही, उन्होंने ओए हिमांशु सर की ऐप है ओए पहले DSSS भी केवीएस, उन्होंने उससे पढ़ाई करी थी. तो बिकॉज वो भी एक गांव के बैकग्राउंड से ही हैं जहाँ पे वो रहती थी, तो उनको भी कोचिंग्स इतनी इजीली अवेलेबल नहीं थी. तो ऑनलाइन आज के टाइम में बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है कि यू हैव नेट, यू हैव एवरीथिंग. तो मैं उन्होंने वहीं से पढ़ाई करी थी एंड मैम का सिलेक्शन भी हो गया. नाउ कितना स्कोर था उनका? मैम का स्कोर 140 मार्क्स था रिटर्न में. अब इंटरव्यू का आई डोंट नो एग्जैक्टली प्रिसाइज, पर रिटर्न में उनका 140 स्कोर था एंड 140 इज अ वेरी गुड स्कोर आउट ऑफ 180. मेन इंपॉर्टेंट थिंग इज प्रैक्टिस. आपको प्रैक्टिस करने की कोशिश की, बिकॉज पेडागोजी इस बार ऐसी थी कि आपने क्वेश्चंस जो दिए थे, क्वेश्चंस वर सिंपल, बट जो आंसर्स थे, जो ऑप्शंस थे, वो बहुत ही घुमा के पूछ रहे थे. मतलब चारों ऑप्शंस ऐसे लग रहे थे कि 90% ठीक है, 92%. एक पॉइंट था, एक ऑप्शन था जो 100% उसको बिल्कुल ठीक था. ऑप्शंस चारों ठीक लगते हैं, पर जो क्वेश्चन से रिगार्डिंग फिल्टर आउट करने की, हाँ, फिल्टर आउट करने के लिए आपको जब डीप अंडरस्टैंडिंग होगी सब्जेक्ट की, आपको ऊपर ऊपर से नहीं पढ़ना. शायद आप सीटेट में थोड़ा बहुत कम पढ़ के डीप अंडरस्टैंडिंग में ना जाके भी आप अच्छा स्कोर कर लें, बट केवीएस के लिए मैं कहूंगी तो अगर आप एक ही टॉपिक पढ़ रहे हैं तो उसको थॉरली कीजिए, तभी आप फिल्टर आउट कर पाएंगे. अदरवाइज आप फिल्टर आउट नहीं कर पाएंगे, यू विल गेट कंफ्यूज्ड इजीली. ठीक. तो ये हो गया मैम. इसके अलावा फिर क्वेश्चन कहाँ से प्रैक्टिस करें? सर क्वेश्चंस मैंने मोस्टली जो सर की बुक थी उसमें बैक एंड में भी क्वेश्चंस दिए रहते थे, तो उनको प्रैक्टिस करती थी. पर मैंने स्पेसिफिकली टेक्स्ट बुक का पास लिया था 2-3 मंथ्स के लिए, उसमें मॉक टेस्ट रहते थे. तो आई यूज्ड टू गिव मॉक टेस्ट वीकली. मैं वीक में मेरा एक पक्का रहता था मॉक टेस्ट. ये मैंने जितना भी स्टडी किया है, मुझे वो मॉक टेस्ट बैठ के 3 घंटे अच्छे से बिल्कुल शांत कमरे में देना है वो टेस्ट, और फिर मुझे उसका असेसमेंट भी बाद में देखना है कि मैंने कौन से एरिया में गलती करी. क्योंकि हम टेस्ट तो दे देते हैं, अपने मार्क्स देख लेते हैं, फिर हम कहते हैं अरे यार इतने कम है, छोड़ो, करते नहीं है. हमें उसमें वीक एरियाज ढूंढने हैं कि हाँ हमें इस चीज़ पे पढ़ना है, इसमें हमारा और वो है. स्टार्टिंग में लो रहेगा थोड़ा स्कोर, बट धीरे धीरे जब आप वर्कआउट करेंगे तो आपका स्कोर इंडिविजुअली अच्छा होगा. फिर उसके बाद जो सबसे मेजर प्रॉब्लम बच्चा फेस करता है
वो आती है कि भी, क्योंकि 20 मार्क्स की मैं ईवीएस के बारे में बात करना चाहूंगा पहले। तो 20 नंबर की ईवीएस, जिसमें अगर बच्चा थोड़ी सी मेहनत करे तो अच्छे खासे 18-19 नंबर लेके आ सकता है, अगर तैयारी करेगा तो। और अगर इसको लाइटली ले लिया ईवीएस को, ये फिर आपके लिए गड्ढा खोद देगी। बिल्कुल है ना? मैं आपकी इस बात हाँ। से एग्री करती हूँ। तो ईवीएस के बारे में थोड़ा बहुत से लोग कहते हैं कि आपको प्राइमरी टीचर बन रहे हो, आपसे 3rd से 5th तक की ईवीएस पढ़ लो, दैट्स मोर देन इनफ। पर मैं उसके सपोर्ट में पूरी तरीके से नहीं हूँ, क्योंकि ये मेरे खुद के साथ एग्जाम में हुआ है। मेरा सेकेंड डे एग्जाम था 22 फरवरी को, सेकेंड शिफ्ट में। मुझे पर्टिकुलर क्वेश्चन याद है, मेरे एग्जाम सेट में 3 क्वेश्चन 8th क्लास की एनसीईआरटी से थे, साइंस की, जो मुझे बहुत अच्छे से याद थे कि अरे ये तो उसी बुक से, उस चैप्टर से आए हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म अच्छा। चैप्टर से आए, उससे आए। तो आई वॉज पर्सनली वेरी हैप्पी कि मेरे को 8th तक की एनसीईआरटी टिप्स भी थी। तो मैं सभी कैंडिडेट्स को सजेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आप 9-10 की भी एक में ना पढ़े तो एटलीस्ट 8th तक की तो मस्ट 200% आपको पढ़नी ही पढ़नी है एनसीईआरटी। डोंट लीव एनसीईआरटी। अब जैसे हमारा पैटर्न भी चेंज हो गया है, 6th क्लास में न्यू आ गई है, 3rd में न्यू आ गई है, मैं तब भी सजेस्ट करूंगी कि आप एक बार पुरानी एनसीईआरटी को भी पढ़ लें और नई वाली को भी पढ़ लें। आप थोड़ा उसमें चेंज भी देखें, क्वेश्चन पूछने का तरीका भी इस बार बदला है। तो मैं ईवीएस के लिए यही कहना चाहूंगी, मिनिमम 8th क्लास तक की आप ईवीएस एनसीईआरटी इनफ। बिल्कुल। एंड प्रैक्टिस तो आपको करनी पड़ेगी क्वेश्चन पूछने की, पर आपको कंटेंट नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, ये हो गया मैम। और जहां तक हम बात करते हैं ना 5th तक की, 5th तक की तो बिल्कुल ऐसे टिप्स पे होनी चाहिए। आंख बंद है ना और आपसे सो रहे हो, आपसे कुछ पूछ लिया तो आपको पता होना चाहिए भी ये कहाँ आया था। अब नेक्स्ट स्टेप आता है क्वेश्चन प्रैक्टिस का। तो अब क्वेश्चन ईवीएस के लिए तो हमारे पास वैसे ऑप्शन बहुत अवेलेबल रहते हैं कि भी आप पे टेट लेवल एग्जाम में सब में ईवीएस आती है भर भर के, तो आप खूब वहां से प्रैक्टिस कर सकते हो। या फिर आपका क्वेश्चन प्रैक्टिस के बारे में क्या कहना है? सर थोड़ा मेरा साइंस बैकग्राउंड भी रहा था, जैसे मैं बीएससी भी करी थी और मेरा 11th-12th में भी मेरे पास साइंस थी, तो मेरे पास ईवीएस में थोड़ा एज था कि मुझे क्वेश्चंस लेवल की ईवीएस में एज बहुत ज्यादा जरूरत नहीं पड़ी। तो मुझे ये लगता है कि अगर आप सीटेट की भी आप साइंस के तो क्वेश्चन आते लेवल 2 के, आप वो पढ़ ले, क्योंकि उसमें भी 10th तक का लेवल पूछा जाता है। तो आप अपने क्वेश्चन फिल्टर आउट कर सकते हैं 6, 7, 8 के आराम से। तो आपने टॉपिक्स अच्छे से पढ़ रखे हैं, आप उससे फिल्टर आउट कर सकते हैं। 3rd to 5th के लिए आपके सीटेट के हो जाएंगे। और जैसे हमारे स्टेट लेवल टेट्स भी होते हैं, उत्तराखंड टेट होता है, रीट में तो थोड़ा मतलब कम आता है, पर मुझे लगता है जो स्टेट लेवल के जितने भी टेट्स होते हैं वो आपके लिए इनफ है। चलिए, अब ईवीएस के बाद आता है मैम जिसमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम बच्चों को जनरली आती है, मैथ और इंग्लिश। तो लैंग्वेज के बारे में हम अलग से बात कर लेंगे, लेकिन पहले मैथ का बताओ। हालांकि हमें पता है कि भी आप सबके लिए भी बता रहा हूं मैं कि मैथ जो सीट इसमें केवीएस में पूछा जाता है वो जनरली 5th तक का आ जाता है ना, थोड़ा बहुत ऊपर लेवल का। बट आप जनरली मान के चलिए कि हमें अगर मैथ करना है तो अच्छे लेवल का करना है। अब कहाँ से करना है वो आप बताइए। मैं सभी कैंडिडेट्स के साथ ही हूँ, मैं कहीं अलग से नहीं हूँ। मुझे खुद बचपन में मैथ्स का बहुत फियर था। अच्छा। तो मेरे मन में यही डर था कि अरे मैथ्स ठीक है, आप मैथ्स पढ़ते हो अच्छे से, फिर धीरे धीरे उसमें आपकी कमांड आ जाती है, फिर उसमें कंपटीशन लेवल में आपको वो चीज का डर रहता है कि कहीं वो फिर से हाई लेवल का क्वेश्चन आ गया तो मुझसे नहीं हुआ तो। बट मैंने बेसिक मैथ्स की तैयारी, मैंने एनसीईआरटी को ही अपना बेस बनाया था। अच्छा। कि एनसीईआरटी आप आराम से अच्छे से कीजिए, क्योंकि पीआरटी में लेवल बहुत लो रहता है, इतना हाई लेवल नहीं रहता जो टीजीटीज में पीजीटीज में आता है। और 8th क्लास तक की आप मिनिमम वहां तक तो करनी है। मैं 9th की भी सजेस्ट करूंगी कि आप थोड़ा 9th 10th की उसमें देख ले, जैसे एपीजीपी या कुछ और प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस भी आपको आने चाहिए। पर अगर बहुत से बच्चे 9th 10th में भी थोड़ा मैथ्स का लेवल टफ होने लगता है, बहुत जो बिल्कुल जिसको मैथ्स से बिल्कुल कहते हैं ना सपने में भी डर जाता है वो मैथ्स से कि भाई मैं नहीं कर सकता, मैं उसको ये सजेस्ट करूंगी कि आप आराम से टॉपिक्स को समझिए, अच्छे से उनको प्रैक्टिस कीजिए। अगर आप एनसीईआरटी का भी लेवल लेके चलेंगे क्लास 8 तक का, ठीक है, पर भैया एवरीथिंग नीड्स प्रैक्टिस, तो मैथ्स तो बहुत ज्यादा प्रैक्टिस चाहिए। इसका लास्ट में फिर क्वेश्चन पेपर आता है, क्योंकि फिर जब हम खाली मैथ्स की प्रैक्टिस करेंगे तो फिर मैथ्स माइंड में रहेगा। तो मेरा ये होता था कि आप हर सब्जेक्ट को एक पर्टिकुलरली अलॉट टाइम कीजिए, और आप अगर हर वीक टेस्ट देते रहेंगे तो आपको आदत पड़ती रहेगी हर तरीके के क्वेश्चन को डील करने की। जब आप पेपर खोलेंगे, पहले आपके पास मैथ्स खुल गया तो एकदम से आप सेक्शन स्किप कर सकते हैं। DSSS वाली बात तो नहीं है कि आपका सेक्शन चला गया तो सब पॉइंट वो चले गए, आप उसमें केवीएस में शिफ्ट कर सकते हैं। पर आपको मेंटली प्रिपेयर रहना है, आपको क्वेश्चंस को साथ देखने की आदत हो जाएगी, तो इट विल बी गुड। तो ये हो गया हमारा मैथ। और अब आ जाइए लैंग्वेज पे आते हैं हम अब, क्योंकि 20 मतलब 60 टोटल कंबाइन कर दे लैंग्वेज को तो 60 मार्क्स की केवल लैंग्वेज।
तो कहीं ना कहीं पेडागोजी के इक्विवेलेंट रख दिए इन्होंने। बिल्कुल, मैं तो- फर्स्ट और सेकंड नंबर पे पेडागोजी और लैंग्वेज ही रखूंगी। ठीक है। तो ये दोनों अब- तो सब डन। हाँ, तो अब उसी के बारे में थोड़ा सा बता दीजिए, कैसे कैसे हम कर सकते हैं। Well, I have studied from an English medium school, तो थोड़ा मेरा ये एज था कि I was more fluent and more comfortable in English. बट मैं बाकी लोग को भी ये कहना चाहूंगी कि आप इस ओवर कॉन्फिडेंस में ना आइए। कई बार ऐसा होता है, वो कहते हैं ना ओवर कॉन्फिडेंस स्किल्स, तो हाँ। आपको वो चीज़ नहीं करनी कि ठीक है मेरे तो इंग्लिश में हमेशा अच्छे नंबर आते रहते हैं, ये मैं बिल्कुल भी प्रैक्टिस ना करूँ। नो, अगर आपको टॉपिक आता है तो भी मैं आपसे कहूँगी कि जो बेसिक जनरल ग्रामर के टॉपिक्स होते हैं, जैसे मैंने पर्सनली नीतू मैम की बुक आती है, नीतू सिंह मैम की, मैंने उस बुक मंगवाई थी, मैंने ठीक। उससे जनरल ग्रामर के टॉपिक्स गो थ्रू करे थे एंड उनके उसमें क्वेश्चंस बहुत सारे दिए रहते थे और मैं टेस्ट देती थी टेक्स्ट बुक पे, तो मुझे उसकी प्रैक्टिस होती रहती थी। तो प्रैक्टिस आपको करनी है। अगर आपको लगता है कि मुझे तो नाउन, एडवर्ब या डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच मुझे आते हैं, नहीं, आप प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि मोस्टली मैंने पेपर में ये देखा और मेरे खुद के साथ हुआ, मैं इंग्लिश में थोड़ी कॉन्फिडेंट थी पर एक दो जगह मेरी सीधी मिस्टेक हुई, एक दो नंबर मेरे गलत कटे, जहाँ पे मुझे लगा कि मेरे को ये चीज़ आती है, मैंने उस टॉपिक को छोड़ा। तो कोई भी टॉपिक छोड़ना नहीं है कि ये तो हमें आता है इसको छोड़ दो। बेशक आप उसको टाइम कम अलॉट कर सकते हैं कि ठीक है हमें दूसरी चीज़ नहीं आ रही, पर एग्जैक्टली। आपको गो थ्रू हर टॉपिक से करना। हाँ। आप कोई भी टॉपिक मत छोड़िए, क्योंकि फिर बाद में आपके रिग्रेट का रीजन नहीं बनना चाहिए कि काश वो कर लेते एक, क्योंकि मैंने बहुत से ऐसे लोग का देखा है 0.25 0.5 से सिलेक्शन रह गए इंटरव्यू में। तो बहुत दुख होता तो उनका दुख देख के मुझे लगा कि वी आर वेरी लकी। तो मैं नहीं चाहती कोई भी कैंडिडेट या एस्पिरेंट ऐसा सोचनी, तो आपको हर टॉपिक से गो थ्रू करना है। लैंग्वेज के लिए मैं इंग्लिश के लिए तो मैंने नीतू सिंह मैम की बुक पढ़ी है। और थी। हिंदी के लिए एंड हिंदी के लिए मैंने आर्यहंत की सामान्य हिंदी की बुक ली थी, बस उसमें जितने भी सारे टॉपिक्स थे, अलंकार, संधि, समास, सब जो हमारे बेसिक टॉपिक्स थे उसमें एम्पल अमाउंट में दे रखे थे। वो केवीएस में बहुत ज्यादा हाई लेवल का भी नहीं पूछा जाता जैसे एसएससी या बाकी एग्जाम्स में पूछा जाता है, तो इट वॉज एनफ फॉर मी। बट वो था कि उन टॉपिक्स की प्रैक्टिस, क्योंकि हम टॉपिक समझते थे लेकिन जब उससे क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार हम क्वेश्चन को समझ नहीं पाते, क्वेश्चन को असेस नहीं कर पाते। तो उनके साथ साथ भी प्रैक्टिस कीजिए जो जो टॉपिक आप कर रहे हैं सब क्वेश्चन, और बाद में भी कीजिए ताकि आपको रिकॉल होता रहे। टॉपिक करके नहीं छोड़ना है, 10-15-20 दिन बाद उस टॉपिक को घूमते फिरते उसमें नजर डालनी है कि अरे हाँ ये पढ़ा था, याद है या नहीं। मतलब रिवीजन इज मस्ट। बस ये नहीं कि एक बार करके छोड़ दिया तो हमारा वो टॉपिक खत्म। हाँ। अगर आपका सिलेबस 1-2 महीने में हो रहा है तो आप फिर से उसमें रिवाइज कीजिए। आप घूमते फिरते से चलो अच्छा मैं इस टॉपिक में नजर डाल लेता हूँ, मुझे इसमें आता है नहीं आता, इट विल हेल्प यू अ लॉट। ठीक है। तो मैम अब हमारे मेजर सब्जेक्ट हो चुके हैं, अब वो चीजें आती हैं जैसे आपका 5 नंबर का कंप्यूटर आ गया, 5 नंबर की आपकी रीजनिंग आ गई, है ना, और 10 नंबर की जीएस आ गई। और 10 नंबर की जीएस की वेटेज इतनी थोड़ी है, सब्जेक्ट इतना वास्ट है कि भी हम पढ़ते टाइम भी हमें लगता है कि यार अब इतना पढ़ रहा हूं मैं, इसमें से एक क्वेश्चन आ गया तो पता भी कैसे चलेगा मुझे। जीएस के लिए मैं कहूँगी बहुत ज्यादा वाइड है, आपको बहुत सारी चीजें पढ़नी होगी, इतना टाइम भी नहीं होगा, आपको बाकी सब्जेक्ट्स को भी ध्यान देना है, पर आप पूरा ना छोड़े। मैं अवेयरनेस जो जनरल करंट अफेयर्स है उनको मैं कहूँगी 6 to 10 मंथ्स का आप लेके चलिए कि उनकी नॉलेज रहे। मोस्टली जैसे जो प्राइज विनर्स होते हैं कि किसी राइटर की बुक्स, जैसे जो हमारे फेमस ऑथर्स हैं उन्होंने क्या लिखी, या किसी को कोई प्राइज मिला, या जो में भी हमारे पद्मश्री वगैरह मिलते हैं, कोई हमारे कैंपेन्स चल रहे हैं, इनका जनरल आप यूट्यूब पे बहुत अफेयर्स करंट अफेयर्स की मैराथन आती है, यू कैन गो थ्रू देम, तो वो एम्पल रहेगा, क्योंकि इसका कोई स्कोप नहीं है, वो कहीं से भी आ सकता है। पर ये नहीं कि आप उसको पूरी तरीके से छोड़ दें, आपको ये उम्मीद करने का कि 5 नंबर का भी आना है तो कम से कम 2-3 तो आ ही जाए हमारे। ठीक है, चलिए ये अब हमारा, मान लो किसी बच्चे ने आपकी ये गाइडेंस लेके ये सब्जेक्ट्स कंप्लीट कर लिए, अब इसके बाद का स्टेप क्या? अब इसके बाद आता है कि भाई मैंने इस तैयारी को ऑर्गेनाइज करके अब इसके बिहाफ पे सबसे पहले करना मॉक टेस्ट। तो मॉक टेस्ट के बारे में थोड़ा सा बातचीत करते हैं। सर मॉक टेस्ट से मैं थोड़ा पहले एक पॉइंट बोलना चाहूंगी सभी कैंडिडेट्स को। मोस्टली कैंडिडेट, मैंने खुद घर पे रह के सेल्फ स्टडी करी है एंड मोस्ट ऑफ द आसपास के जो मेरे बहुत से लोग थे, कोई कोचिंग ज्वाइन कर रहा था, कोई नहीं कर रहा था, तो आपको किसी से इन्फ्लुएंस नहीं होना है। इफ यू हैव टेकन अ डिसीजन कि मैं खुद से पढ़ रहा हूँ या मैं किसी से गाइडेंस ले रहा हूँ, तो जहाँ से आप गाइडेंस या कोचिंग ले रहे हैं फिर आप उनके पाथवे को फॉलो कीजिए, अपना भी टाइम बनाइए। आपको इस टाइम ऐसे बहुत से लोग मिलेंगे जो आपको सही भी सजेस्ट करेंगे, जो आपको डिमोटिवेट भी करेंगे, अरे मैंने तो कुछ नहीं पढ़ा, अरे इसने तो बहुत कुछ पढ़ लिया। हाँ। तो आपको ऐसे लोगों से बचना है। जब प्रीवियस का फॉर्म आया था मेरे नून में कई ऐसे लोग थे, अरे मैंने तो कुछ भी नहीं पढ़ा, अरे मैं तो कुछ भी नहीं कर रही, अरे मैंने तो इतना कर लिया। मैंने उन लोगों से बातचीत करना ही बंद कर दिया था कि मुझे 5-6 महीने अकेला छोड़िए, मुझे अभी कोई बातचीत नहीं करनी, अभी मुझे अपने फोकस करना है। क्योंकि जब हम खुद से तैयारी करते हैं तो हमें बहुत सारी इन चीज़ों को एलिमिनेट करना पड़ता है, इनको फिल्टर आउट करना पड़ता है। सो अगर आप
कोचिंग ले रहे हैं कहीं से, उनकी गाइडेंस को फॉलो कीजिए, उनको फॉलो कीजिए। नहीं ले रहे, आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, तो उसमें रोल आपका बहुत बढ़ जाता है, क्योंकि वहाँ आपको गाइड भी खुद को ही करना है बिल्कुल। और चेक भी खुद को ही करना है, वहाँ पे हाँ। कोई और चेक नहीं करेगा। चलो अब थोड़ा टाइम टेबल के बारे में बता दीजिए कि इन सब्जेक्ट्स को कैसे कैसे टाइम टेबल में डिवाइड करें, बहुत किस सब्जेक्ट को कितना टाइम। आप अपने वीक एरियाज को पहचानिए। हम्म। ये जैसे सपोज मेरा वीक एरिया मैथ्स है, अगर मैंने मैथ्स ले लिया तो मुझे बिल्कुल शुरुआत मैथ्स से एकदम से नहीं करनी। एक स्ट्रॉन्ग एरिया और एक वीक एरिया को आप बिल्कुल बाइफर्केशन में रखिए कि स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट को भी अच्छे से पढ़ रहे हैं, उसके साथ जो हमारा वीक है उसको भी पढ़ रहे हैं। क्योंकि हम एकदम से वीक हमारा जो एरिया उससे शुरू कर देंगे, स्टार्टिंग में कुछ समझ नहीं आएगा, अरे मेरे से तो कुछ हो ही नहीं पाएगा, माइंडसेट ही हमारा फिर स्टार्टिंग में हो गया। जिस सब्जेक्ट में आप थोड़ा सा कॉन्फिडेंट है कि हाँ इसमें मेरे डिसेंट स्कोर आते हैं, पहले उससे शुरुआत कीजिए, क्योंकि स्टार्टिंग में आपको कॉन्फिडेंस एंड मोटिवेशन चाहिए, तभी आपकी स्टडी बढ़ेगी। और एकदम से हाई टारगेट मत लेके चलिए कि मैं 6 घंटे बैठूंगा, 7 घंटे। 2 घंटे का टारगेट बनाइए, 2-3 घंटे के। आज कम से कम 3 घंटे लगातार बैठना है, 2 घंटे लगातार बैठना है, धीरे धीरे आपकी सीटिंग बढ़ेगी। और मेरा हमेशा ये कहना है कि जो भी आपको कॉम्बिनेशन रखना है, एक आपका जो थोड़ा स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है जिसमें आप कंफर्टेबल वो, और जिसमें आप थोड़ा वीक है जिसमें आपको मेहनत ज़्यादा, वो रखिए, जिससे आप उससे स्विच करते रहेंगे। पर मेरा हमेशा यही कहना रहेगा, पेडागोजी को नहीं छोड़ना है। पेडागोजी, लैंग्वेज, ईवीएस, मैथ्स को इनके बीच में डालिए। पेडागोजी थोड़ा मैथ्स पढ़ लिया, थोड़ी लैंग्वेज पढ़ ली, ईवीएस, मतलब जो आपका डेली का टाइम टेबल है, हर सब्जेक्ट को टाइम दीजिए, धीरे धीरे बढ़ाइए। एकदम से 1-1 घंटे सारे सब्जेक्ट्स को दे दिया। अब इसको टाइम एग्जैक्टली बिल्कुल नंबर से बताना मैम कि पेडागोजी को इतने घंटे देना, इसको इतने करना है। मतलब जो बच्चा 6-7 घंटे पढ़ सकता है उसके लिए अब आप आवर्स डिवाइड कर दीजिए इसमें। अगर मैं सर 8 घंटे भी लेके चलूं, हाँ, तो 2 घंटे तो दीजिए पेडागोजी। ठीक है, 2 घंटे पेडागोजी हो गया। स्टडी है। अब आ जाता है मैथ। मैथ को कितना टाइम दे? मैं पेडागोजी के तुरंत बाद बोलूंगी, ठीक है, कि थोड़ा अगर आपका मैथ्स है तो पेडागोजी अगर आपका थोड़ा स्ट्रॉन्ग है तो आप उसके बाद मैथ्स को रखिए। ठीक है, कि आप मेंटली प्रिपेयर्ड रहेंगे, थोड़ा पॉजिटिव रहेंगे, तो आप उसके बाद मैथ्स को 1 घंटा दीजिए स्टार्टिंग में। ठीक है, 1-1.5 घंटा। 1-1.5 घंटा दीजिए, क्योंकि आप थोड़ा स्टार्ट कर लें। फिर आप डालिए लैंग्वेज। ठीक है, अब उसके बाद लैंग्वेज। लैंग्वेज हाँ, आप इंग्लिश रखिए, हिंदी रखिए। बहुत से लोगों की हिंदी प्रेफरेबल होती है, कुछ की इंग्लिश होती है, तो जो आपकी प्रेफर्ड लैंग्वेज है आप उसको रखिए। क्योंकि मैथ्स, मैं जानती हूँ 80% कैंडिडेट्स मैथ्स में डरते हैं। हाँ। हार्डली 20-25% होते हैं जिनका मैथ्स में कॉन्फिडेंस होता है कि हमारी मैथ्स बहुत अच्छी जाएगी। तो आप उसके बाद अपनी प्रेफर्ड लैंग्वेज को रखिए कि हाँ भाई, जैसे मैं अगर इंग्लिश में तो इंग्लिश, क्योंकि आपको थोड़ा मोटिवेशन भी, तो आप पढ़ते टाइम में मोटिवेशन आता है। आपसे क्वेश्चन नहीं बनेगा, समझ नहीं आएगा, तो आप वहीं डाउन होता रहेगा आपका मोरल। आपने घंटा भर आपने इंग्लिश को दिया, तो उसके बाद अपना आप ईवीएस को दीजिए। ठीक है, लास्ट में आप दूसरा लैंग्वेज रख सकते हैं। जो हमारे बाकी टॉपिक्स बचते हैं जैसे कंप्यूटर, जीएस, इनको मैं कहूंगी कि जो हमारे ब्रेक्स का टाइम रहता है, आधा घंटा, 1-1 घंटा आप अलग से दे सकते हैं, क्योंकि इनको छोड़ना तो है नहीं, इनको लेकिन इनके लिए हद से ज्यादा टाइम भी नहीं लगा सकते। टाइम नहीं देना। अगर आप दिन में आधा-पौना घंटा भी दे रहे हैं हर सब्जेक्ट को, जैसे एक दिन आपने रख लिया जीएस, करंट अफेयर्स पढ़ेंगे, एक दिन थोड़ा कंप्यूटर, रीजनिंग का मैं कहूंगी, रीजनिंग का बहुत ज्यादा वाइज सिलेबस नहीं है। जो जनरल टॉपिक्स होते हैं 10-15 टॉपिक्स आप उनकी थोड़ा सा यूट्यूब से प्रैक्टिस कर लीजिए, से प्रैक्टिस कीजिए रोज, और मोर देन इनफ। का बस प्रैक्टिस है। आप रोज आधा-पौना घंटे की प्रैक्टिस करेंगे रीजनिंग की, दैट्स मोर देन इनफ। ठीक है, तो ये हो गया मैम टाइम टेबल। अब आ जाता है मॉक टेस्ट। तो मॉक टेस्ट के बारे में पहले तो ये बता दीजिए, मॉक टेस्ट करें कब, कब से स्टार्ट करें? दूसरा, मॉक टेस्ट कितने इंपॉर्टेंट है? तीसरा, कितना स्कोर हम अपने लिए आइडल मान के चलें कि भाई इतना मेरा टारगेट होना चाहिए मॉक टेस्ट में स्कोर करने का, और फिर उसको एनालाइज कैसे करें मॉक टेस्ट? मैं अपने लिए कहूंगी, मेरा सिलेक्शन मॉक टेस्ट ने कराया है सर, मैं झूठ नहीं बोलूंगी, मेरा सिलेक्शन मॉक टेस्ट ने कराया है, और मेरे डेमो टीचिंग में मैं झूठ नहीं बोलूंगा कैंडिडेट से। मैंने जितना टाइम अपनी शायद पढ़ाई में 1-2 घंटा कम कर दिया, पर मैंने मॉक टेस्ट से कभी नहीं हटी। कई बार ऐसे दिन आते हैं कि आप ज्यादा नहीं दे पा रहे, आप 7 घंटे नहीं बैठ पा रहे पढ़ने, कुछ प्रॉब्लम आ गई, आपकी तबीयत ठीक नहीं है। जो खुद से कैंडिडेट पढ़ता है ना, वो बंद के नहीं रहता, तो उसमें आपको फायदा भी रहता है, फायदा नुकसान दोनों है। आप कहीं बंद कर पढ़ेंगे तो आपको सुबह अगर 8 बजे क्लास है, आप जा रहे हैं, ठीक है, आपको माइंड प्रिपेयर करके जाना पड़ेगा। लेकिन अगर आप घर पे खुद से पढ़ रहे हैं तो आपके पास एटलीस्ट वो फ्लेक्सिबिलिटी है कि अगर मुझे इस टाइम ये नहीं पढ़ना तो मैं शाम को पढ़ सकता हूँ। पर मैं कहूंगी कि उसको नेगेटिव ना बनने दिया जाए कि पता चले आज का टॉपिक हमने छोड़ दिया जी, मन ही नहीं करा था। उसको छोड़ना नहीं, डेली टारगेट्स बनाइए और उनको रात को एसेस कीजिए, क्या मैंने उस डेली टारगेट को अचीव किया नहीं किया। स्टार्टिंग में बड़े टारगेट मत रखिए, छोटे छोटे माइलस्टोन्स से, कहते हैं ना बूंद बूंद से सागर बनता है, तो छोटे छोटे टारगेट्स रखिए। मॉक टेस्ट में आपसे कहूंगी, आप अगर तैयारी करते हुए 20-25 दिन हो जाए, एटलीस्ट महीना तो आप दीजिए। एकदम से मॉक टेस्ट आपसे नहीं लगेंगे,
एटलीस्ट 1 महीने 1.5 महीने तैयारी कीजिए, फिर आप मॉक टेस्ट देना स्टार्ट कीजिए। मेरा जो था मॉक टेस्ट का पैटर्न, इट वाज वीकली। मैं हमेशा संडे का दिन डिसाइड रखती थी कि मैं पूरे वीक में जो पढ़ूंगी, संडे को बैठूंगी, टेक्स्ट बुक आप खोलूंगी, टेस्ट नंबर उसमें करना स्टार्ट। ठीक है। टेस्ट को बिल्कुल टेस्ट की तरह दीजिए, जैसे आप सच में कंप्यूटर स्क्रीन के सामने बैठे हो। आप फोन पे टेस्ट ले रहे हैं, ये भी थोड़ा अच्छी बात है कि आपको OMR शीट में तो फिल करना नहीं है, अभी ऑनलाइन ही था। अब नेक्स्ट जो हमारी रिक्रूटमेंट आएगी उसमें ऑफलाइन होता है, ऑनलाइन होता है, वी नेवर नो, बट अभी के पैटर्न के हिसाब से वो भी ऑनलाइन ही है। तो अगर आप फोन पे कर रहे हैं तो मैं प्रेफर करूंगी, अगर आपका सिस्टम है तो सिस्टम पे कीजिए, थोड़ा बैठने की भी आदत होगी। फोन को तो हम लेट के भी टेस्ट करें, बैठ के भी नहीं। आप आराम से सिटिंग एरिया चुने, आराम से वहीं बैठ के टेस्ट लीजिए, उसमें प्रॉपर 3 घंटे लीजिए। ये नहीं, ये क्वेश्चन आ रहा है जल्दी जल्दी करके खत्म। आपने मॉक टेस्ट दिया, मान लो मैंने मॉक टेस्ट दिया, मेरे 180 में से आए 135 मार्क्स। अब ना तो ये बहुत खराब और ना ये बढ़िया, है ना? तो 135 सब मेरा खुद का स्कोर रहता था। नहीं, हाँ, तो अब ये बताओ, इसको एनालाइज करके कैसे इसको इम्प्रूव करूं मैं? अब बताओ। स्टार्टिंग में आपका स्कोर कम आ सकता है, सर ने तो जैसे 135 कह दिया, आपका 105 भी आ सकता है, किसी का 110, किसी का 95 भी आ सकता है। तो पहले तो डिसअपॉइंट नहीं होना आपको, क्या रे इतने कम आ गए, हम तो कंपटीशन में है ही नहीं। अभी आप तैयारी स्टार्ट करिए, कंपटीशन में आप तब बनेंगे जब आप उसमें टिके रहेंगे। आपको टिके रहना है, आपको पहले स्टेप देख के बाहर नहीं हो जाना कि अरे हमसे तो कुछ होगा ही नहीं, हम कुछ नहीं कर सकते। एनालिसिस किसी भी टेस्ट का बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे हम बचपन में करते थे ना, हम पेपर में देखते थे कहाँ का हमारे नंबर छूटे, मैम ने कहाँ का नंबर काटे। तो टेस्ट देने के बाद स्कोर देख के ही नहीं रुकना, उसमें जितनी भी ऐप्स है, आप या किसी कोचिंग का भी टेस्ट लेंगे तो आपको एनालिसिस समरी शो करते हैं, उसमें आपको डाटा भी दिखाते हैं कि कौन से सब्जेक्ट में आपने कम स्कोर किया, कौन से में ज्यादा। आप एक हर क्वेश्चन को गो थ्रू कीजिए। बिल्कुल। बहुत से लोग क्या करते हैं, समरी देख के बैठ जाते हैं। मैं कहूँगी नहीं, अगर आपने 3 घंटे इन्वेस्ट कर रहे हैं पेपर देने में, तो 1 घंटा आप उसको गो थ्रू। 1 घंटा भी नहीं भाई, 2 ढाई 3 घंटे आप दो उसको 1 घंटे सब्जेक्ट वाइज। बिल्कुल। मतलब ये नहीं कि 10 मिनट में फटाफट आ गया, फिर स्क्रॉल कर करके देख लिया। 1-1.5 घंटा तो मिनिमम आपको देना ही है। क्वेश्चन को रीड करना है, अरे यहाँ क्या गलत हुआ, यहाँ हमने जल्दीबाजी में टिक नहीं कर दिया था। मोस्टली कई बार ऐसा होता है हमारे साथ। कम से कम 1.5-2 घंटा आपको उसको एनालिसिस को देना है। मैं पर्सनली कैंडिडेट्स को ये कहूंगी कि अगर आप पूरे हफ्ते पढ़ रहे हैं तो संडे का डे, टेस्ट का डे, और थोड़ा रिलैक्स कर रखिए, क्योंकि आपके माइंड का भी रिलैक्स चाहिए और आपको असेसमेंट भी करना है, तो वो आपके हेल्प में रहेगा। आपको बहुत ज्यादा बर्डन नहीं रहेगा कि मेरा आज कुछ पढ़ने का भी है टारगेट। संडे का डे आप टेस्ट और एनालिसिस का रखिए, एनालाइज कीजिए कौन से आपके वीकर एरियाज है, कहाँ पे आप लेस स्कोर कर रहे हैं। या तो वो एरियाज हो सकता है जिनके बारे में शायद आपने भी डीपली ना पढ़ा हो, तो उसमें आपको पॉइंट आएगा कि अभी हमें इसमें और पढ़ना है। या फिर हमने उसके बारे में पढ़ा था लेकिन शायद हमने उसको रिविजन नहीं करी अच्छे से, या फिर हम उसमें ढंग से, बहुत सारी क्वेश्चंस क्या आती है, बट क्वेश्चंस रीड नहीं करते बच्चे। पहला अक्षर पढ़ा, थोड़ा सा स्टार्टिंग का पढ़ा, अरे इसका आंसर तो ये होगा। हमें क्वेश्चन रीडिंग की हैबिट अच्छे से डालनी, और फिर जो हमारे वीक एरियाज हैं हमें उनमें ढूंढना है। हर जैसे 6-7 घंटे से अलग भी हमें 1 घंटा या 1.5 घंटा दिन का रखना है, थोड़ा ब्रेक के बाद, जो हमारे वीक एरियाज हैं। जब 1-1.5 महीना हो गया हमें पढ़ते हुए, अब हम उन वीक एरियाज को भी थोड़ा टाइम दें। ठीक। अब इसके बाद मतलब हमारी एक तैयारी हो गई पूरी, पेपर दे आए हम, अब आ जाते हैं इंटरव्यू में। टीचिंग नहीं करी किसी ने कभी पहले, वो बिल्कुल फ्रेशर है, 12th JBT और फिर उसके बाद इंटरव्यू देने गया है, तो वो कैसे अपने आप को बेहतर कर सकता है फिर? सर मैं उसके लिए कहूँगी कि आपकी फैमिली तो है एटलीस्ट आपके पास। जैसे मैंने भी स्कूल में टीचिंग की थी, मैं अपने घर पे बच्चों को पढ़ाती थी, पर बहुत से लोग वो भी नहीं करते हैं। आपकी फैमिली है, आपका पीयर ग्रुप है, जो आप एक हेल्दी कॉम्पिटिशन करते हैं, आप लोग जो भी आप डेमो दें एटलीस्ट लोगों को सामने बैठ के दीजिए। नहीं तो अपना एक अच्छा ग्रुप बना लीजिए। एक अच्छा ग्रुप बनाइए, आप स्टडी ग्रुप बनाइए उसमें। ठीक है, अकेले कभी भी डेमो की तैयारी मत कीजिए, क्योंकि आप लोगों को फेस नहीं कर पाएंगे। इंटरव्यू में सबसे इंपॉर्टेंट वो आपको कॉन्फिडेंस देखता है, आपको कम्युनिकेशन स्किल्स देखते हैं कि आप 40 बच्चों के सामने खड़े होकर अपनी नॉलेज इम्पार्ट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। टीचर का यही रोल है। तो आप कभी भी डेमो मुझे प्रैक्टिस करें, अकेले बंद करने में बिल्कुल ना करें, लोगों के सामने करें, अपने स्टडी ग्रुप के सामने करें, और ऐसे लोग हो जो आपको बता सके कि आप इसको और बेहतर कर सकते हो, तो वो और भी अच्छी बात है। ठीक है, तो अब आ जाइए अपने इंटरव्यू जर्नी। मेरे इंटरव्यू पे मैं उसमें आऊंगी 22 ईयर के कैंडिडेट KVS के इंटरव्यू में बैठे हैं, मुंबई गए हैं, आसपास 26-28 के भी हैं, बहुत एक्सपीरियंस वाले लोग भी आ रखे हैं, उनसे बात हो रही है। कभी भी डिमोटिवेट नहीं होना। मुझे वहाँ थोड़ा लगने लगा था कि मैं तो कहीं स्टैंड नहीं करती हूँ, मैं तो अभी फ्रेशर कैंडिडेट हूँ। बहुत सारे जैसे अभी सरकार के बिल्कुल फ्रेशर कैंडिडेट होंगे, आपको नहीं, यू हैव इन्वेस्टेड, यू आर देयर बिकॉज ऑफ योर हार्ड वर्क। एग्जैक्टली। सो यू हैव टू बिलीव इन योरसेल्फ। That is very important। अगर आप अपने में बिलीव करेंगे तभी दूसरा आप में बिलीव करेंगे, तभी आपको सक्सेस मिलेगा। अब मैं सर इंटरव्यू की बात करूँ, बहुत से लोग कहते हैं किसी का 15 मिनट चला, 20 मिनट चल रहा था मेरे सामने, आधा घंटे चल रहा था,
मेरा हार्डली 8 to 10 मिनट्स चला। मेरा भी 8 से 10 मिनट चला था। 8 से 10 मिनट, ठीक है। मतलब मुझे तो बाहर जाके लगा था कि मेरा सिलेक्शन नहीं हो। अच्छा। मेरा जब इंटरव्यू में अंदर गई, वहाँ पे पैनल में एक फीमेल थी, 3 मेल थे, तो उन्होंने एक बेसिक जनरल इंट्रोडक्शन लिया। आई गिव माई इंट्रोडक्शन। मेरे से तुरंत जो क्वेश्चंस पूछा गए दैट वाज फ्रॉम CDP। ठीक है। क्या से अच्छा, 5-6 क्वेश्चन, मतलब NEP पे पूछा, ठीक है। RT का प्रॉपर आर्टिकल 45 क्या होता है वो पूछा, मतलब अच्छा। RT और इस 12 के आर्टिकल 45 क्या होता है उसमें, मतलब DPEP क्या होती हैं, SSA क्या होते हैं, और RT जब था हम अलग अलग स्टेट प्रोग्राम, ये जैसे डिस्ट्रिक्ट लेवल प्रोग्राम्स हम क्यों लाए, उनकी क्या नीड थी। तो उसमें मुझे तब वहाँ वैल्यू लगी कि हमने जो डिप्लोमा के टाइम या बाद में डिप्लोमा के टाइम पे। पढ़ाई की थी, या फिर हमने जो तैयारी की थी KVS प्रिपरेशन में टाइम, उसमें जो एक एक जो कहते हैं ना एजुकेशन स्कीम्स को ढंग से पढ़ा था, जो प्रोजेक्ट्स आए थे उनको पढ़ा था, तो वो मेरे लिए काम किया। मुझे उसकी ठीक। थॉरो नॉलेज थी, तो वो मुझे वहाँ फायदा रहा। पूछा हाउ विल यू आइडेंटिफाई अ स्पेशल लर्नर। ठीक है। आपको, आप नए गए हो क्लास में, नहीं पता आपको, पहले कुछ इनपुट नहीं है, क्या क्या तरीके हो सकते हैं, तो आपको प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चंस के लिए तैयार रहना। आपसे क्लासरूम एनवायरनमेंट क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मेरे से पूछा गया हाउ कैन यू आइडेंटिफाई, सिर्फ आप रिटर्न से या उसको तो नहीं कर सकते, आप बिहेवियर से, अटेंडेंस से, वे ऑफ टॉकिंग से, बहुत सारे तरीके होते हैं, आप एक अलग लर्नर को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। देन फिर उन्होंने थोड़ा मेरे से पूछा कि आप ये बताइए कि पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता कई बार, आपको क्या लगता है पढ़ाई में इन्वॉल्वमेंट होना जरूरी है, पेरेंट्स का होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, क्या? एक ये बताइए मैम, क्या आपसे उन्होंने कोई सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन भी पूछा था? बिल्कुल सर। क्या पूछा था बताओ। तो उन्होंने मुझसे पूछा था कि बच्चे मैथ्स से डरते हैं, कई बार आप क्लास में जाएंगे क्या करेंगे, तो आप मोस्टली मैथ्स की कोई पोएम करा सकते हैं, कुछ करा सकते हैं, आपको सब्जेक्ट बच्चों के लिए ईजी बनाना है, तो उसमें वो इस तरीके से पढ़ाइए कि वो बच्चों को ईजी लगे। ठीक। ज्यादा कंसेप्ट में मुझे पैटर्न्स दे दिया था सर पढ़ाने के लिए। उन्होंने खुद दिया था या आपने चूज खुद दिया था। ठीक है। मतलब उन्होंने मुझे फर्स्ट डे जाके कह दिया, जैसे ही क्वेश्चंस खत्म हुए 4-5 मिनट में, चलिए मैम पढ़ाने पे आया। मैंने कहा जी मैम बिल्कुल। मैंने कहा पैटर्न्स पढ़ा के दिखाइए आप क्लास 3rd को। मैंने जो सिंपल स्टार्ट किया, मैंने एक एग्जांपल से स्टार्ट किया था, एक बॉल के उससे एग्जांपल स्टार्ट किया था कि आई हैव डिफरेंट कलर ऑफ बॉल्स, बच्चों ने लिए, क्या उनके पास कोई पैटर्न रिपीट हो रहा है। फिर उन्होंने कहा मैम समझ नहीं आया, दूसरे एग्जाम्पल से समझाएंगे क्या? हाँ, वहाँ एक मैम थी पूरे पैनल में, एक फीमेल मैम, उन्होंने बस ये बोला कि आप बताइए मैम दूसरे पैटर्न से, मतलब दूसरे तरीके से मुझे समझ नहीं आ रहा। हाँ। फिर मैंने वहाँ पे आपको प्रेजेंस ऑफ माइंड शो करनी है, बिकॉज एज अ टीचर एनीथिंग भी हमें पता है हमें इंटीग्रेट करके पढ़ाना है बच्चों को, ये पॉइंट्स हमें माइंड में रखने हैं। मैंने फिर वहाँ पे ट्रैफिक सिग्नल्स का एग्जाम्पल लिया, हम EVS में बच्चों को पढ़ाते हैं सिग्नल्स के बारे में, सेफ्टी रूल्स के बारे में, तो मैंने उसका एग्जाम्पल लिया कि हमारे ट्रैफिक सिग्नल्स होते हैं, उसमें कलर पैटर्न होता है, एरोस का होता है। पढ़ाना स्टार्ट किया ही था, उन्होंने इतने में ही रोक दिया। कई कैंडिडेट से इंटीग्रेट भी करा के पूछा गया कि इसमें आप हिंदी पढ़ा के दिखाइए, इसमें आप अच्छा। टॉपिक पढ़ा के दिखाइए इंग्लिश, तो आपको उसके लिए प्रिपेयर रहना है कि आप उसी चीज में इंटीग्रेट करके पढ़ाया जा सकता है, अगर आप खुद से इंटीग्रेशन यूज नहीं कर रहे हैं। ठीक है। मेरे से बस इतना पूछा। और आपका जो इंटरव्यू चला था वो बाइलिंगुअल था या हिंदी इंग्लिश कैसे हुआ था? सर बहुत से कैंडिडेट्स में टेंशन रहती है कि हमारी इंग्लिश स्ट्रांग नहीं है, हिंदी है, तो मेरा तो बाइलिंगुअल चला था, बट मैं पर्सनली ये कहूँगी यदि आपसे वो इंग्लिश में क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आप जाते मत कह दीजिए कि मैं इंग्लिश में कंफर्टेबल नहीं हूँ, वो आपका हाँ। नेगेटिव पॉइंट शो करता है। आपको कंफर्टेबल होना और एक प्रॉपर नॉलेज होना बहुत डिफरेंट। ठीक है, आप इतने फ्लुएंट नहीं हो सकते दूसरे पर्सन जितने, बट यू नो द सब्जेक्ट, यू नो द, Exactly. यू नो हाउ टू डिलीवर इट। हाँ। The way the interviewer is asking the questions in whatever language they are asking, try to answer in that language only. इंग्लिश में पूछो, इंग्लिश में आंसर दे दो अगर आपसे हो रहा है। ये नहीं कि अगर आपसे इंग्लिश में पूछो आप नहीं दे पा रहे तो आप कोशिश कीजिए। अगर वो आपसे कुछ इंटरव्यू में बोला जाता है नहीं आप इंग्लिश में आंसर दीजिए, कुछ लोगों ने जैसे हिंदी में आंसर दिए, तो वो ट्राई करते हैं, तो वो आपको एक्नॉलेज करते हैं कि हाँ इन्होंने एटलीस्ट ट्राई करी, पर आप चाहते ही खुद से मत बोल दीजिए कि हमें नहीं आता, वो एक नेगेटिव शो करता है। ठीक है। तो ये हो गया मैम हमारे बच्चे का, अब इंटरव्यू हो गया, सब कुछ आपने बता दिया। अब कुछ लास्ट 2-3 ऐसे पॉइंट बता दीजिए कि जिससे आप पूरी प्रिपरेशन को सम अप कर दो कि भाई इन 3-4 चीज़ों का ध्यान रखो तो आपका सिलेक्शन कहीं ना कहीं बाकियों से बेहतर स्थिति में होगा, तो वो बता दो। 3-4 पॉइंट्स इसमें सबके लेना चाहूँगी। फर्स्ट ऑफ ऑल टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको टाइम मैनेज करके चलना पड़ेगा। आपको फ्लो में नहीं कि एक सब्जेक्ट आता तो वही बहुत ज़्यादा अच्छे से पढ़ रहे हैं, बाकी को टाइम दे रहे। कंटेंट, बहुत सारे लोग होते हैं यहाँ का भी कंटेंट ले लिया, कहीं और का भी कंटेंट ले लिया, आपको जो कंटेंट समझ में आ रहा है जो सही है आप उसी पर टिके रहिए, उसी को पढ़िए, उसी को फॉलो कीजिए, दैट विल बी गुड।
एंड प्रैक्टिस, जो मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस है दैट शुड बी पर्टिकुलर, यू हैव टू बी पंक्चुअल रिगार्डिंग दैट। जब क्वेश्चंस करेंगे तभी आप उसको टैकल कर पाएंगे। एंड डेमो प्रैक्टिस, एक बार आप इंटरव्यू के क्वेश्चंस को भी थोड़ा अगर कम प्रैक्टिस करेंगे इतना नहीं होगा फर्क, लेकिन अगर आपकी डेमो अच्छी है तो अगर आपने इंटरव्यू में एक दो क्वेश्चन ऊपर नीचे भी कर दिया, आपकी डेमो अच्छी है, तो आपको वो शायद प्लस पॉइंट मिलेगा, वो एक एज रहेगा, वो एज रहेगा आपके पास। आपको डेमो की हद से ज्यादा अच्छे से प्रैक्टिस करनी ठीक है। और प्लीज उससे बाहर निकल जाओ भाई कि सर मैं तो वहां से बिलोंग करता हूँ, मेरी तो इंग्लिश खराब है, मैं तो इंग्लिश में नहीं, मैं तो हिंदी में कर सकता हूँ। आपको जाते ही इंग्लिश मिल गया, आप ये नहीं कह सकते मैं इंग्लिश में नहीं पढ़ाऊंगा। समझ गए? आपसे बेहतर एक बार बताओ, आप गांव से बिलोंग करते हो, आपको इंग्लिश आती नहीं, आप इंग्लिश पढ़ा नहीं सकते, इंग्लिश में आपका हाथ तंग है। मैं हूं जो इंग्लिश बोल भी सकता हूँ, इंग्लिश में पढ़ा भी सकता हूँ, तो मेरे सिलेक्शन को वो क्यों मना करेंगे? समझ गए ना? अब दो कैंडिडेट है भाई, जहां आपके पास टाइम है मेहनत करने का, तो मेहनत तब तो आपने करी नहीं, उसको एक्सक्यूज दिखा रहे हो आप। तो फिर जो बच्चा मेहनत करेगा ऑब्वियसली उसके चांसेस ज्यादा बढ़ जाएंगे। फिर तो मेहनत करो और इस चीज से बाहर निकलाओ कि इंग्लिश आती नहीं सर, वो तो बाइलिंगुअल चलता और हिंदी में ही हो जाएगा। बहुत सारे बच्चों का तुक्का चल गया था, लेकिन बहुत सारे बच्चे जो अच्छे खासे नंबर ले आए थे ना रिटर्न में, इंटरव्यू में उनको होश ठिकाने आ गए थे उनके। ठीक है जी, तो मैम हमारी तरफ से यही क्वेश्चंस थे और बढ़िया लगा आप आए। हमारे लिए कोई सुझाव हो तो आप प्लीज बता सकते हो, क्योंकि कभी आप कैमरे से उधर हमारी वीडियो देखते थे, सब आपके मन में क्या थॉट आता था, तो अब आप वो बता सकते हो। मैं ये बोलना चाहूंगी क्योंकि मैंने खुद भी घर से प्रैक्टिस करी थी, तो सही गाइडेंस मुझे बहुत था। जब मैं सर की वीडियोस देख रही थी बहुत ही पॉजिटिव आता था। आपको जो आइडियल होने चाहिए ना, बहुत आपको पॉजिटिव वे में लेके चले, आप कभी किसी चीज़ से डरा है ना। जब मैं सर को देखती थी, सर अपना शेयर करते थे एक्सपीरियंस के, एवी में ये एक्सपीरियंस है, आपका ऐसे तैयारी करनी है, हिम्मत नहीं आनी, तो वो एक ना चीज़ पॉजिटिव वो काम करते करते ना, वो डोज मिलती रहती है मोटिवेशन की, थोड़ी थोड़ी मोटिवेशन की डोज ना नीडेड है। तो आप जिसको भी फॉलो कर रहे हैं बहुत ही चूज योर आइडल करेक्टली एंड वाइजली। आप जिसको भी फॉलो कर रहे हैं, आइडल कर रहे हैं, बहुत करेक्टली फॉलो कीजिए, उसको सोच समझ कर अपना आइडल बनाइए कि वो जो थिंकिंग करते हैं, वो जो बोलते हैं ना, उनकी वही छाप हमारे ऊपर आता है, हमारी थिंकिंग और मेंटालिटी भी फिर वैसी होने लगती है। सो इफ यू फॉलो अ पॉजिटिव पर्सन, यू विल आल्सो बी पॉजिटिव, यू विल आल्सो बी डेडिकेटेड। थैंक यू। चलिए मैम, बहुत बहुत बढ़िया लगा आप आए, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आप सभी को भी भाई जो क्वेश्चंस मन में आए आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मैम और मैं दोनों कोशिश करेंगे आप लोगों को सारी चीज़ें, आपके डाउट्स, आपकी क्वेरीज सबको आंसर करने के लिए। और बस बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको भी, ऑल द बेस्ट। ये KVS की वैकेंसी कब आएंगी? बहुत जल्दी आएंगी। उस चक्कर की बजाय ये सोचो कि आपकी तैयारी कितनी है। ठीक है जी, तो ऑल द बेस्ट, बहुत बहुत शुभकामनाएं। भारत माता की जय, जय श्री राम।